एक बार फिर से आपका स्वागत है Cloud9 न्यूज़ में। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर शांति यादव जी। वो शिक्षाविद भी हैं और काफ़ी किताबें भी उन्होंने लिखी हैं, साहित्यकार भी हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे मधेपुरा और उसके आसपास के इलाके के बारे में, जो राजनीतिक समीकरण है और जो माहौल है चुनाव को लेकर, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बातचीत करते हैं उनसे। जी नमस्कार। नमस्कार। आपने अब तक बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, पिछले चुनाव में और इस बार के चुनाव में क्या अलग है? अलग तो बहुत कुछ है ऐसे, हालांकि एनडीए गठबंधन पिछले चुनाव में भी थे और इस बार भी हैं, लेकिन कुछ दलों का उलटफेर हो गया है। गठबंधन मतलब दल तो वही रहते हैं, गठबंधन अलग तरीके से बन जाते हैं, तो उनकी जो संरचना होती है वो अलग है इस बार। और लोगों में ये बात बार बार आती है कि जो नेता होते हैं वे दल बदल लेते हैं, जो दल होते हैं वे गठबंधन बदल लेते हैं, तो जनता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपके हिसाब से इस बार जो है, स्पेशली आपके इलाके में मधेपुरा और सुपौल, सहरसा, ये सारा जो बेल्ट है, उसमें क्या मुद्दा प्रमुख है? मुझे लग रहा है कि जनता जो है वह इतनी भोली है अभी तक कि बहुत सूक्ष्म मुद्दा या बड़ा मुद्दा नहीं चुन पाती है, ये दिक्कत है। और वह जो भी तात्कालिक मुद्दे होते हैं और पार्टियां जो प्रस्तुत करती हैं जिस ढंग से, उनमें उलझ करके रह जाती हैं। तो एक मुद्दा, लेकिन अभी बहुत बड़ा मुद्दा लोगों के, आम जो ग्रामीण जनता है उनके मन में घूम रहा है कि नीतीश कुमार जी ने गठबंधन किया था पिछले चुनाव में लालू प्रसाद जी की पार्टी से, और लालू प्रसाद जी की पार्टी यानी राजद को जदयू ने छोड़ दिया। नीतीश कुमार जी ने बीच में ही उसको ड्रॉप करके बीजेपी से गठबंधन कर लिया। इसकी प्रतिक्रिया आम जनता में बहुत ज़्यादा है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चुनाव उनके साथ लड़ा और फिर आधे रास्ते भी नहीं, कुछ ही दूर चल करके उन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन कर लिया। तो इसको जनता विश्वासघात मान रही है कि हमने जो मिल करके जो दोनों को संयुक्त रूप से अपना मत दिया था, उसके साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। अच्छा, नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को आप, जो 15 साल कार्यकाल है उनका, उसको क्या एक जैसा देखती हैं या उसमें कुछ बदलाव महसूस करती है? शुरुआत कहीं हुई थी, बाद में क्या हुआ, ओवरऑल क्या रेट करेंगे आप उसको अगर करना हो हाँ, तो? मैं कहती हूँ कि फर्स्ट टर्म जो उनका था 5 साल, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे, और अच्छे काम किए थे, जैसे कि वो महिलाओं को आरक्षण देना, लड़कियों को साइकिल देना, पोशाक देना, और उनके चलते जो है महिलाएं कुछ महसूस की गई कि जो वो आगे बढ़ रही हैं हर क्षेत्र में। तो ये उनका अच्छा काम था। कुछ रोड वगैरह बन गए थे, भले ही इनके फंड से बने हो या सेंट्रल से, लेकिन बन गए थे। तो पहला कार्यकाल इनका लोगों को एक आशा दे गया था, जिसके कारण मैं कहूँगी कि उनका एक अच्छा काम था। और 15 साल के जो लोग पिछले कार्यकाल को देख रहे थे, पिछली सरकार के, उनको एक बदलाव महसूस हुआ था। लेकिन बाद के दिनों में नीतीश कुमार जी का ग्राफ बिल्कुल लगातार नीचे गिरा है, और मैं देख रही हूँ कि समाज में इसकी बहुत ही प्रतिकूल कहेंगे उनकी छवि गढ़ी गई है, इसलिए कि उन्होंने बाद में ये जो अच्छे काम थे उनको कहीं नहीं रखा। फिर बाद में वो भी सामान्य, जैसे होता है पॉलिटिकलाइज कर देना हर मामले को और उसमें अपनी होशियारी से निकलने की कोशिश करना, उस तरह के काम उन्होंने किए हैं। और उनके ऊपर भी घोटाले के आरोप हैं, उनके ऊपर भी मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड है, जो कि पूरे बिहार में बालिका गृहों को, हर बालिका गृह की वही पोजीशन सामने आई, और उनके साथ जो मंत्री इन्वॉल्व थी उनको भी अभी फिर उन्होंने टिकट दे दिया है। ये सारे मुद्दे जो हैं, और विकास का कोई काम और हुआ नहीं है, रोजगार मिला नहीं है। शिक्षकों से वो बात करते हैं तो इस तरह से उन्होंने कहा संबोधन में कि नौकर हो तो नौकर की तरह रहो। तो ये बातें जो हैं, अभी भी जो उनका ये है कि पेंशन बंद कर दिया गया, या फिर रोजगार के लिए जो शिक्षकों को भी दिया गया था और दूसरे क्षेत्रों में भी उनका नियोजन किया गया, और सरकारी नौकरी के भरोसे लोग आम जनता रहती है, वो सब समाप्त कर दिया गया। तो अब घोटाले भी ये करें और महिलाओं के खिलाफ जा कर के, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है। मुजफ्फरपुर वाले मामले में बहुत लंबे समय तक वो मौन धारण करके बैठे रहे थे। अभी भी जो कांड बिहार में हो रहे हैं, अब महिलाएं नंगी जलाई जा रही हैं, कहीं रेप हो रहे हैं, ये सब आम बात हो गई है। वहाँ वो चुप
एकदम मौन धारण कर लेते हैं और ऐसे लोगों को संरक्षण भी देते हैं। तो कैसे फ़र्क करेगा आदमी कि पहले से ये बेहतर है? ये नहीं कहा जा सकता है। नीतीश कुमार और जो उनकी सरकार है उनका दावा है कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और महिलाएं उनके समर्थन में हैं, स्पेशली इस बात को लेकर वो शराबबंदी का भी जिक्र करते हैं। हाँ। आप इसे कैसे देखते हैं? मैं शराबबंदी के मुद्दे पर ये कहना चाहूँगी कि ये उनकी खुशफहमी है कि महिलाएं उनसे खुश हैं। कानून पास कर दिया और लिख करके दे दिया कि ऐसा नहीं, ऐसा रूल पालन करें, तो ऐसा तो सारे संविधान में हमारे सब कुछ लिखा हुआ है ही, फिर हमको सरकार की क्या ज़रूरत है? इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पाता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये शराबबंदी इफेक्टिवली लागू हो जाए या फिर जो रेगुलेट करने का एक प्रोसेस होता है जैसे कि गुजरात में है वो रेगुलेशन यहाँ भी किया जाए? नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए और पाबंदी व्यावहारिक तौर पर लगनी चाहिए। उनके लिए चोर दरवाजे खुले हुए नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस पर सख्ती की ज़रूरत है और प्रशासनिक कुशलता इसमें चाहिए, जो उनके यहाँ नहीं है और फेलियर हो गए हैं वो। आप शिक्षा जगत से लंबे समय से जुड़ी रही हैं, जो भी अभी नियोजन का आपने जिक्र किया, तो जो ये शिक्षक नियोजन का मसला है, तो क्या आपको लगता है कि नियोजित शिक्षकों के जरिए जो ये शिक्षा व्यवस्था को मेंटेन करने की कोशिश है वो सफल है या उसमें कुछ कमियां हैं? क्या कैसे देखते हैं आप इसको? ढेर सारी कमियां हैं। मैं कहूँगी कि नियोजन में वे लोग आए हैं जिन लोगों ने पहले बहुत सारे पापड़ बेल चुके हैं, बहुत एजेड लोग सब आए हैं, बहुत तरह के विभिन्न कार्यों को कर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। उस पर भी उनको ये फ्रस्ट्रेशन है कि मुझे जो वेतनमान के रूप में कुछ नहीं मिला है, ये तात्कालिक अगर किन्हीं को कुछ पैसे दिए जाते हैं तो उनको लगता है कि हम मज़दूरों से भी कम पा रहे हैं। और पुराने शिक्षकों को जितने पैसे दिए जाते थे तो वो समर्पित होकर के काम करते थे। इनके अंदर में असुरक्षा की भावना है। 60 साल तक काम करने की इजाज़त इन लोगों को है या प्रावधान है, लेकिन उनको आगे का पेंशन नहीं है या पेंशन जिस रूप में है वो उनको पसंद नहीं है और वेतन नहीं मिल पाने के वजह से वे आधे अधूरे मन से काम करते हैं। उनको लगता है कि ये मेरा पार्ट टाइम जॉब हो गया है और दूसरे धंधे में वो लग जाते हैं। तो ये इस चीज़ को कैसे बचाया जाएगा? जब तक कि आप शिक्षक को सम्मान नहीं देंगे, शिक्षक को वेतन नहीं देंगे, शिक्षक को उनके खर्चे के मुताबिक, अगर मान लीजिए कोई मज़दूर बिना पढ़ा लिखा भी उतना कमा लेता है फैक्ट्री में काम करके या कुछ करके, तो अगर कोई MA PhD करके गया है पढ़ाने के लिए, तो आपकी दृष्टि बताती है कि आप समाज को क्या बनाना चाहते हैं। क्योंकि शिक्षा को आप महत्व नहीं दे रहे हैं, इसलिए नियोजन कर करके उसको भर रहे हैं। तो इस चीज़ से शिक्षा का कल्याण नहीं होने वाला है, ना ही जनता का, आम जनता का कल्याण होने वाला है। तो ये केवल नियोजन के भरोसे नहीं हो सकता है। इनको फुल फ्लेजेड टीचर्स की नियुक्ति करनी चाहिए और उनसे ढंग से काम लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव की बात पर लौटते हैं हम लोग, कि इस बार जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें क्या माहौल है? सरकार रिपीट होने वाली है या बदलाव की उम्मीद लग रही है आपको, क्या है? अब पक्के तौर पे कहना तो बड़ा मुश्किल होता है। इलेक्शंस में है तो उसमें लोग एक ओपिनियन पोल ही दे सकते हैं। मेरा तो लगता है मुझे बहुत हद तक कि सरकार बदलने का माहौल लग रहा है। सरकार बदल सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है।